नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। जैसा कि आपने देखा था कि हमने मंजिल के पहले एपिसोड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजू राय से वार्ता की थी। इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे डॉक्टर जयप्रकाश यादव से। डॉक्टर जयप्रकाश यादव जो पेशे से तो किसान हैं और इनके पिता जो हैं दशरथ प्रसाद यादव को बहुत से लोग मऊ के लोग जानते होंगे कि यहाँ लोगों की दुकानों पे मुनीबी किया करते थे और बहुत लंबे समय तक लोगों के खाता बही आपने लिखा। एक गरीब किसान में डॉक्टर जयप्रकाश यादव का जन्म हुआ। आज डॉक्टर साहब हमारी स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं, तो डॉक्टर साहब से भी हम पूछेंगे कि अपने गांव के जो प्राइमरी पाठशाला है वहाँ से आपने तालीम हासिल की और फिर कैसे आपने BA MS तक की पढ़ाई की। डॉक्टर साहब की ख़ास बात ये है कि आपने डॉक्टरेट की पढ़ाई तो कर ली मगर उस पेशे में आपका मन लगा नहीं, चूँकि मिजाज में डॉक्टर साहब के समाज के लिए लड़ना और जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो मज़लूम हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा सड़कों पर रहने का मिजाज था और लोगों के बीच में रहते हुए समाज के लिए कुछ करने की आदत थी। और इसी नज़रिए के साथ डॉक्टर साहब ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फिर राजनीति में दाखिला लिया, फिर शिक्षा जगत में गए तो एक स्कूल इंटर कॉलेज भी बनाया। तो आज डॉक्टर साहब आपकी बात में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में गए, तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में जाने का कैसे इरादा हुआ और फिर वहाँ से आपने कल जो है समाजवादी पार्टी की ज्वाइन की, तो इसमें क्या फ़र्क रहा कि आखिर क्यों आपको समाजवादी पार्टी में आना पड़ा वापस? देखिए, राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं जी। परिस्थितियां कभी कभी अनुकूल नहीं होती हैं जी। सन 2010 में मैं जिला पंचायत का चुनाव परदहा से जीता था। जीतने के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी आईं तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। जैसे कि कहा गया है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी में मेरी कुछ उपेक्षा हो रही है। मैं उस उपेक्षा से आहत हुआ और आहत होने के बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और तब से सन 2011 का वो दौर रहा होगा जब हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया था। तत्कालीन मंत्री माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के सामने, और उसके बाद से मैं अब तक रहा। लेकिन अब मुझे वहाँ एकाकीपन महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने पुनः अपने घर में वापसी करी। क्या कारण इसका पड़ा? मुझे कुछ लग रहा था कि मैं तन्हा कुछ महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी सोच जो है यहाँ, और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी में जहाँ मैं दूर के ढोल सुहावन होते हैं, मुझे लगा जो कांसीराम साहब की सोच थी वह सोच आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। उन्होंने गरीब, पिछड़े, दलित, अक़लियत के लोगों की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वो चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जहाँ मैं पहले भी रहा हूँ, मैं तो आपके चुनाव का संचालन भी किया हूँ पार्लियामेंट, जब आप चुनाव लड़े थे तो जी, और समाजवादी आप जिलाध्यक्ष थे तो मैं आपकी पार्टी का मीडिया प्रभारी भी था समाजवादी पार्टी में। बहुत काम भी किया आपने। और मेरी कोशिश होती है जहाँ मैं रहता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी में मैं अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए फिर आरोप एक लगेगा आप पे कि चुनाव जिला पंचायत का होने वाला है, तो इसलिए आप समाजवादी पार्टी में आए हैं। देखिए, मैं आज की तारीख में जब ज्वाइन किया हूं तो मैं प्रत्याशी नहीं हूं, ये तो मैं साफ तौर पे बता रहा हूं। और ख़ास तौर से पंचायत के चुनावों में मुकम्मल आरक्षण नहीं होता और समझिए कि अस्थायी रूप से आरक्षण नहीं होता, सीटें बदलती रहती हैं। मेरे चुनाव लड़ने लायक भी होगा कि नहीं होगा, मैं उधर अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ।
आज मुझे समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं और पूरे देश में मैं देख रहा हूं जो झंझावात हैं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जहां अखिलेश यादव को छोड़ करके कोई पार्टी किसान आंदोलन नहीं की। गांव-गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों में जाकर के संदेश देने का काम किया कि ये जो निकम्मी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अक़लियत विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी और दमन के काम हो रहे हैं, शोषण के काम हो रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने गांव में घूमा तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी कुछ कर रही है, बाकी सारे दल तो मौन है। मतलब जब समाजवादी पार्टी आपने छोड़ा तो पार्टी की नीतियों से आपका कोई इख्तलाफ नहीं था? पार्टी की नीतियों का मैं विरोध नहीं किया था, वो परिस्थितियां थी, लोकल स्तर की जी, लोकल स्तर से परिस्थितियां जो बनी, स्थानीय स्तर पर मेरी उपेक्षा, मैं उससे आहत हुआ। ये बात सही है कि डॉक्टर जेपी यादव को मैं बहुत ज़माने से जानता हूं, बल्कि मैं जब राजनीति में आया तो मेरे राजनीति में आने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और जब समाजवादी पार्टी को छोड़ कर गए थे तो मुझे बहुत कष्ट हुआ था। और उसका कारण ये था कि मेरे लोकसभा चुनाव के आप ही हमारे लोकसभा के एजेंट थे, पूरे चुनाव की निगरानी आप ही की निगरानी में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसके अलावा जब जिला अध्यक्ष था 2009 में बना था समाजवादी पार्टी का, तो जितना संगठन का काम हम लोगों ने किया था, तो उस संगठन के ढांचे को कंप्यूटराइज कराने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो डॉक्टर जयप्रकाश यादव का था। इसीलिए मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से मुझे बेहद खुशी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने बचपन के ज़माने से लेकर आपकी कैसे तालीम हुई, कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ाई हुई, थोड़ा सा आप बतावें ताकि लोग जानें, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि उन शख्सियतों को जिन्होंने अपने मेहनत और अपने बल पर बुलंदियां हासिल की हैं, उनको समाज के सामने हम आदर्श बनाकर पेश करना चाहते हैं। तो आप आज उसी भूमिका में हैं ताकि लोगों को आपके माध्यम से कुछ मैसेज मिल सके। देखिए, आपने जो सवाल किया है वाकई मेरे दिल को छू गया, और इन सवालों से मेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। बचपन में जिस सरवा ग्राम सभा की जिस मजरे में मैं पैदा हुआ, कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं था। 2.5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना पड़ता था प्राथमिक शिक्षा के लिए। आप कल्पना करिए कि 5 साल के बच्चे 2.5 किलोमीटर कैसे जाते रहे होंगे। या यूं कह लीजिए, हमारे गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अंगुली पर गिनी जा सकती है। खास तौर से मेरे पिताजी हाई स्कूल पास थे, एक मेरे चाचा जी लगते थे, वो हाई स्कूल पास थे, बाकी कुछ 2-3 लोगों की संख्या ऐसी थी जो मिडिल पास थे। तो मेरे यहाँ तालीम, जिस मजरे में मैं पैदा हुआ था, तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कालांतर में परिवर्तन भी हुआ तो उस मोहल्ले की सबसे पहले ग्रेजुएट लड़की अगर कोई हुई तो मेरी बहन हुई, और पहला ग्रेजुएट लड़का हुआ तो मैं हुआ। मेरे पहले गांव में, पूरे गांव में। तो पठन पाठन का वहाँ कहीं कोई माहौल नहीं था। प्राइमरी की एजुकेशन कहाँ से हुई? प्राइमरी की एजुकेशन 2.5 किलोमीटर दूर अपने घर से हम सरवा जाते थे। फिर हम बभनी कुल मजरे में पैदा हुए हैं। नदी के किनारे एक 150 घर का पुरवा था, मोहल्ला है, जहाँ कोई स्कूल था ही नहीं, और वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता तक नहीं था। मेड़ और पगडंडी के सहारे लोग जाते थे, मऊ तक कोई रास्ता नहीं था। तो बीओएमएस तक कैसे पहुंचे आप? हमारे पहुंचने का कारण है कि हम संघर्ष करके प्राइमरी की शिक्षा हमारी सरवा में हुई, मिडिल की शिक्षा हमारी सरवा ग्राम सभा में 3 किलोमीटर दूर पर एक जूनियर हाई स्कूल है, उसमें हुई। हाई स्कूल की शिक्षा हमारी नदी पार करके हम लोग जाते थे 4 किलोमीटर, मठ मोहम्मदपुर में हुई। इंटरमीडिएट की शिक्षा हमने मुस्लिम इंटर कॉलेज मऊ से करी, और बीएससी हमने यूपी कॉलेज बनारस से, चूँकि इधर बीएससी का कोई कॉलेज नहीं था, या तो आजमगढ़ में था या तो बनारस में था। और मेरा ये लक्ष्य था कि मुझे हर हालत में मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है। घर के लोगों की सोच थी कि कुछ करना है और डॉक्टर बनना है, तो मैं उसी टारगेट पे काम कर रहा था, पढ़ रहा था। पढ़ाई लिखाई मेरी बड़ी अच्छे से चल रही थी, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन था। बावजूद मैं वहाँ करने के बाद फिर मेरा वहीं दाखिला हो गया मेडिकल कॉलेज में। मैं वहीं से BA-MS किया, वाराणसी से ही आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से BA-MS किया। इसके बाद इतने दिनों में
जो मैंने उतार चढ़ाव देखे वो ये देखे कि जो भेदभाव देखा स्कूलों में, जो हम लोगों के साथ जातीय भावना से ग्रस्त होकर के व्यवहार होते थे। क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं वो कम्युनिटी लड़ाकू कौम थी, लेकिन संपन्न मानी जाती है। लेकिन मैं लड़ाकू थी, लेकिन हमें झेलना पड़ता था। खास तौर से मैं जिस कॉलेज से बीएससी किया वो क्षत्रिय कॉलेज कहा जाता था। वहाँ पिछड़े और दलित समाज के बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता था। एडमिशन अगर गलती से कोई करा लेता था तो स्कूल छोड़ना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पैदा हो जाती थी। पढ़ाई के ज़माने में जब आपने डॉक्टरेट करने का मन बनाया या जब आपने बीएससी करने के बाद बीएमएस में एडमिशन लेने का प्लान बनाया, तो आपके पिताजी तो बहुत साधारण किसान थे जी जी, और मुनि भी करते थे। जी जी। तो उस वक्त कैसी दिक्कतें आपको आई? दिक्कतें इकोनॉमिकल आई, आर्थिक रूप से दिक्कतें आई। तो मैंने वहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली। पार्ट टाइम में मैं एक दवा की दुकान पे पढ़ने के दौरान मैंने नौकरी ज्वाइन करी, जिससे मेरे अपने खुद के खर्चे चल जाएं। और नौकरी करते 2 साल हमने नौकरी करी। 2 साल नौकरी के बाद मुझे लगा कि अब मैं ठीक ठाक हो गया हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ पैसे इकट्ठे करके हम पढ़ाई के साथ साथ दवा बेचने का भी काम करने लगे। खुद अपना दवा का कारोबार शुरू किए। तो जो आमदनी होती थी उससे हमारे पढ़ाई के खर्चे चल जाते थे और इस तरह से हमने तालीम हासिल की। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव परदहा क्षेत्र से आप लड़े हैं, 4 बार लड़े जी। 1 मरतबा आप कामयाब हुए और 3 मरतबा आप चुनाव हारे हैं। तो ये लगातार हार के कारण क्या पड़े? हार के कारण ये बने कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल था, राजनीति तो मैं करता था, छात्र राजनीति में करता था। यहाँ डीसीएस के पीजी कॉलेज के जो भी चुनाव होते थे 15 दिन मेरी अच्छी भूमिका होती थी। प्रत्याशियों के चयन से लेकर के चुनाव संचालन तक सारी जिम्मेदारी मेरी होती थी और मैं चुनाव लड़ाता था। मुझे एक बार लगा कि मैं चुनाव लड़ाता तो जरूर हूँ जी, लेकिन लड़ता नहीं हूँ, राजनीति करता हूँ। कभी कोई ऐसा व्यक्ति ये न तंज कस दे कि बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो आप, कभी चुनाव लड़ते तो हो नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो पहला चुनाव मैं सन 2000 में लड़ा और वो सीट महिला के लिए आरक्षित थी। तो जब आरक्षण महिला के लिए हुआ तो मेरी पत्नी चुनाव लड़ी जी, जिसका संचालन मैं कर रहा था। प्रत्याशी मैं नहीं था वैधानिक तरीके से, तो मैं संचालन किया और मेरी पत्नी पहला चुनाव हार गई थी। दूसरा चुनाव 2005 में जब मैं लड़ रहा था तो मेरे साथ कुछ लोगों ने दगाबाजी करी। था तो मैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन मेरे खिलाफ 21 अक्टूबर को चुनाव होने थे। 13 अक्टूबर की रात में मेरे साथ साजिश की गई, मेरे खिलाफ मेरे क्षेत्र में समझिए कई हजार पंपलेट मेरे अगेंस्ट। ये चुनावी साजिश हुई तो चुनावी गणित हुआ ना? ये तो चुनावी गणित हुआ। चुनावी आप अगला भी आपके खिलाफ गणित करेगा, आप भी गणित करिए। नहीं, मैंने कोई गणित नहीं किया। मैं इस तरह की साजिश नहीं कर सकता। ये जो गणित है मैं इसे नहीं मानता। मतलब गणित का, विरोधियों की गणित का आप शिकार हो गए? मैं विरोधियों की गणित का शिकार हो गया और मैं मामूली मतों से चुनाव हार गया। जी जी। और हार का अंतर 350 वोट का था। बड़ा मलाल हुआ कि जिन लोगों ने मेरे लिए साजिश रची थी। तीसरा चुनाव जीते आप? फिर तीसरा चुनाव में चुनाव जीता। लोगों ने मुझे स्वीकार किया, लोगों ने समझा कि नहीं, इन्हें चुनाव जिताना चाहिए, मुझे चुनाव जिताया। मैं जब यहाँ आया तो मैं वो जो 5 साल पूर्व की साजिश थी, संयोग से उसमें शामिल लोग आ गए। तो मैंने भी सोचा कि 5 साल वाला वो रिवर्स गियर लगाना चाहिए मुझे। आपने भी गणित कर दिया? मैंने भी रिवर्स गियर लगा दिया और वो धराशायी हुए। अच्छा, ये बताइए कि आप भारत दूत जो डेली अखबार आता है, जी जी, आप उसके भी ब्यूरो चीफ रहे या रिपोर्टर रहे? जी जी। और फिर उसके बाद स्वतंत्र चेतना आया। जी जी। उसके काफी लंबे समय तक आप ब्यूरो चीफ रहे जी। तो आखिर ये आपने पढ़ाई तो की, डॉक्टरेट की जी जी, मेडिकल की जी जी, और फिर आप राजनीति में आ गए जी। फिर पत्रकार कैसे बन गए? पत्रकार बनने का कारण था, हम लोग बनारस में पढ़ते थे तो बगल में हमारे मेडिकल कॉलेज के बगल में ही वो जगतगंज में श्यामलाल यादव जी पूर्व मंत्री हुआ करते थे।
उनके सुपुत्र अशोक यादव जी अखबार निकाला करते थे भारत दूत। तो चूंकि मेडिकल कॉलेज से मात्र 400 मीटर की दूरी होती थी, तो हम लोग अक्सर वो अखबार शाम दैनिक हुआ करता था, तो शाम को मिल जाता था दिन भर की खबरें। तो मैं जब अशोक यादव देखा और संपादक, तो अखबार में मुझे ललक पैदा हुई। तो मैं गया अखबार के कार्यालय पर, तो अशोक जी ने मुझे ये कहा कि जयप्रकाश जी, आप मऊ के रहने वाले हो, मऊ में एक हमें जिला संवाददाता दे दो। हमने कहा भैया क्या मैं बुरा लग रहा हूँ, आप मुझे ही संवाददाता बना दें। तो कितने दिनों तक रहे पत्रकारिता में आप? पत्रकारिता में मेरा अब 30 साल का जीवन पूरा हो गया। 90 से लेकर के 2020 तक मैंने मुकम्मल पत्रकारिता करी। 25 साल तक तो मैं मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ। पत्रकारिता और राजनीति और मेडिकल। तो इन तीनों फील्ड के अलावा, एक तो ये कि इन तीनों फील्ड में किस फील्ड में ज़्यादा आपका मन लगा, ज़्यादा किस में रुचि रही, ये मैं जानना चाहूँगा। और फिर ये जानना चाहूँगा कि इन तीनों फील्ड से हट के फिर शिक्षा जगत में आप कैसे दाखिल हो गए कि इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया आपने? चीज़ें देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, अखबार में आने का कारण मेरे बनारस में रहने से हुआ, अशोक यादव जी के सानिध्य में होने से हुआ, मेरा झुकाव अखबार में हुआ। बड़ी ललक थी कि अखबार में कैसे लोग लिखते हैं, कैसे खबरें छपती हैं, वो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। मैंने वहाँ सीखा, पढ़ा और मैं 95 तक वहाँ। कोर्स नहीं किया आपने इसके लिए? जी नहीं, इसके लिए जर्नलिज्म का कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है जी। ये तो जो पेशेवर लोग हैं करते हैं। मैं पेशेवर नहीं था, मैं शौकिया पत्रकारिता करता था। अच्छा। पैसा मेरे लिए जीवन में आड़े नहीं आया, ये मेरा व्यवसाय से मैंने कभी नहीं जोड़ा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने राजनीति को और अखबार को, इन दोनों चीज़ों को व्यवसाय से नहीं जोड़ा। तो मैं जानता हूँ राजनीति मेरे जुनून में, मेरे जज्बे में है, मैं करूँगा। उसका कारण है कि जो सामाजिक राजनीतिक जो ताना बाना है, जो भेदभाव है समाज में, जो मतांतर है, जो चीज़ें आती हैं हम लोगों के सामने रोज़ देखने में, जो दलितों पिछड़ों के साथ जो व्यवहार होता है, जो चीज़ें, उन चीज़ों को ले करके मैं आया राजनीति में। मुझे कहा कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, और राजनीति में तो मेरा शौक था। आपने कहा कि 2020 तक मैंने पत्रकारिता की, क्या पत्रकारिता छोड़ दी आपने? अब पत्रकारिता थोड़ा मेरा काम दायरा बढ़ा है जी। मेरे पास समय का अभाव है। मैं जिस अखबार में स्वतंत्र चेतना का पिछले 25 सालों से चीफ रहा हूँ, अखबार देखिए काम चाहता है, अखबार सोचता है कि व्यवसाय चाहता है। अरे वही व्यवसाय चाहता है, और मैंने कभी अखबार को व्यवसाय नहीं बनाया। ये तो सही है। मुझे नहीं याद है कि मैंने अखबार से कभी पैसे दोहन करने की सोची होगी, और राजनीति में भी मैंने नहीं कभी सोचा। तो ये मेरा शौक रहा, और मेरे जेहन में बात थी कि मुझे एक चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए मैं किया। रहा कॉलेज का सवाल, तो मुझे याद है मेरे पिताजी जब हाई स्कूल पास किए थे तो गांव में स्कूल नहीं था वहाँ, तो और एक मेरे चाचा जी भी थे, तो उन दोनों लोगों ने एक झोपड़ी डाल के एक स्कूल खोला था। अच्छा। तो वो स्कूल 1 साल में बंद हो गया। 1 साल में वो घास फूस की झोपड़ी थी, टूट के गिर गई। फिर लोगों ने सहयोग नहीं किया। फिर मेरे पिताजी भी शहर आ गए रोजी रोटी की तलाश में, चूँकि किसान परिवार के हम लोग थे। और मेरे चाचा जी भी एक प्राइवेट स्कूल जिससे मैंने मिडिल किया, वो वहाँ टीचर हो गए, पढ़ाने लगे। तो अब वो स्कूल बंद हो गया, तो पिताजी मुझसे बार बार कहा करते थे कि उस चीज़ को कि एक बार हम लोग स्कूल खोले थे जी। तो मेरे जेहन में एक बात आई कि मेरे पिताजी की सोच थी उस उम्र में, उस जमाने में, एक सोच थी कॉलेज, वो गरीबी में, तो क्यों न उस सोच को साकार किया जाए। तो मुझे लगा जिस खेत में मैंने स्कूल डाला, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के नाम से डीड करा रखी थी। पिताजी से मैंने कहा, बाबूजी आपकी सोच थी कि एक स्कूल डाला जाए गांव में, यहाँ प्राथमिक विद्यालय आज़ादी के 60-65 सालों में भी नहीं है, आज़ादी के 60 साल। अभी आप स्कूल से कितना संतुष्ट हैं? हम भरपूर संतुष्ट हैं। किस क्लास से शुरू किया था आपने? प्राइमरी से शुरू किया था, आज इंटरमीडिएट तक मान्यता प्राप्त विद्यालय। अच्छा, मान्यता प्राप्त है? मान्यता प्राप्त विज्ञान और कला वर्ग से है। तो अब आपने मेडिकल को छोड़ा, आपने पत्रकारिता छोड़ी, तो अब आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा फ्यूचर प्लान, मैंने मेडिकल नहीं छोड़ी, देखिए मैं प्रैक्टिस छोड़ी है।
हाँ, प्रैक्टिस छोड़िए। मेरे परिवार में आज की तारीख में 5 दवा की दुकानें हैं। मेरे परिवार के 5 लड़के दवा की दुकान करते हैं। हाँ, मऊ में दवा की करते दुकान हैं। करना अलग है, बीएमएस हो गया, खुद जी प्रैक्टिस जी, करना, दोनों चूंकि दूसरी चीज़ है। मेरी गाइडलाइन से काम होता है। होलसेल की एक दुकान है मेरे पास, 4 दुकानें रिटेल की हैं मेरे पास। यानी उस पेशे से जुड़े हुए हैं। जी, पेशे से हम जुड़े हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए कि अब समय नहीं मिल पाता, कॉलेज भी देखना होता है। तो अब आपके पास मेन मुख्यतः 2 फील्ड बची है। जी। चलिए, मेडिकल स्टोर तो आपका कारोबार हो गया। जी जी जी। तो राजनीति और शिक्षा, जी। 2 क्षेत्र आपको बचा हुए। तो जी, इन जी। दोनों में किस पे फोकस करना है या दोनों पे करना है? हमको दोनों पे करना है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि राजनीति में भी मुझे नहीं करें, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि मेरे परिवार में दूर दूर तक राजनीति नहीं थी। मेरे परिवार में दूर दूर तक राजनीति नहीं थी। मैं राजनीति में आया और मैं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा। 55 साल से ज्यादा उम्र आपकी हो गई है। नहीं, 55 मेरी साल के 52 आसपास, साल उम्र है। 50 साल से ऊपर आपकी जी, उम्र हो 50 गई है। साल से ज्यादा उम्र है। तो राजनीति में क्या फ्यूचर देखते हैं आप? राजनीति में देखिए, मुझे ये बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमको जिला पंचायत मेंबर तक चुनाव लड़ना है। इसके आगे तो मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जिस विधानसभा में हम पैदा हैं, हमारे लायक कोई समीकरण नहीं है। आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं, दोनों चीज़ मैंने देखी आपकी बहुत करीब से, कि आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आप बहुत अच्छे आप लेखक भी हैं। तो जो मौजूदा राजनीति है, उस राजनीति में रहकर या राजनीति से दूर रहकर समाज की हम कैसे ज़्यादा सेवा कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में रह करके भी हम सेवा कर सकते हैं, और राजनीति से दूर रह करके कम हो पाता है। बेशक। राजनीति में आदमी रहता है तो थोड़ा सा सामाजिक और राजनीतिक दबाव में होता है, मुझे करना है, मेरा उद्देश्य है। राजनीति में कहीं कोई टेंडर नहीं निकला था जो मैं आ गया। मेरा शौक है कि मैं लोगों के लिए लड़ूं, मैं लोगों के लिए मतलब है कि समाज के लिए अगर किसी को कुछ करना है तो उसे राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आना चाहिए। राजनीति, देखिए, मैं चौधरी चरण सिंह को फॉलो करता हूं, बचपन में मैं सुना करता था, और अखबार में होने के नाते और तमाम किताबों को अध्ययन करने के बाद मुझे लगा, चूंकि मैं मंडल कमीशन की आंदोलन की उपज हूं। जी, अच्छा। जनता दल जब बना था इस देश में, तो बीपी सिंह जब कांग्रेस से अलग हुए थे, तो हम भी कांग्रेस से अलग हुए थे। मैं उस समय कांग्रेस में था, हम एनएसयूआई में काम कर रहे थे, राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम कर रहे थे। लेकिन जब युवा केंद्र में भी रहे आप। जी, नेहरू युवा केंद्र का अटल बिहारी वाजपेयी जब देश में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, माननीय विक्रम वर्मा जी जब केंद्रीय खेल कूद एवं वो मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय, जो इस समय ये दिनेश शर्मा जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये प्रदेश के चेयरमैन हुआ करते थे। तो इन्होंने मुझे मनोनीत किया था मऊ जनपद का वाइस चेयरमैन। जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप भी तो एक किसानी के बेटे हैं, हमें किसान के जीवन उसी में बीता है। जी, बिल्कुल। इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, सरकार की रणनीति, सरकार के कार्यशैली और उसमें किसानों का आंदोलन। देखिए, अन्नदाता सड़क पर है जी, जो पूरे देश का पेट भरता है। पैसा आपके पास चाहे जितना भी हो जाए, खानी तो गेहूं की रोटी और चावल ही है। दूसरा भी कुछ खाना है तो वो भी वहीं से रिलेटेड है, वहीं से आना है। चाहे जौ की रोटी खाइए, चाहे जो रोटी खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, वो किसान ही है। सब पैदा हम करते हैं। किसानों से टकराना सरकार को महंगा पड़ेगा। हम लोग चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर हैं। चौधरी साहब कहा करते थे कि किसान को एक पैर खेत में, दूसरा देश की राजनीति में रखना चाहिए। शायद मैं उन्हें पढ़ा हूं, और उनको पढ़ने के बाद मैं राजनीति में दखल दिया। तो आज हम राजनीति करते हैं, चाहे एजुकेशन से जुड़े हैं, चाहे जिस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, हम राजनीति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस देश से किसानों से टकराने वाला व्यक्ति ये हिटलर शाही है। मैं आपको बता दूं, आज 75 से 80 दिन हो गए किसानों को सड़क पे, और इस सवाल ये है कि इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। चौधरी चरण सिंह के हवाले से आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि उनका कहना था कि किसानों का एक पैर खेत में होना चाहिए, देश की राजनीति में होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि इस वक्त पूरे देश की जो राजनीति है
तो जो जन साधारण है वो समझ नहीं पा रहा है क्यों खिलौना बना हुआ है। देखिए, एक चीज़ तो और मैं बता दूं, मुझे साफ कर दूं, हमारे यहाँ जाति के आधार पर व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है और जाति के आधार पर ही सम्मान मिलता है। कुछ पैदाइशी सम्मानित लोग हैं हमारे देश में, उन्हें सम्मान मिलना ही मिलना है, और कुछ ऐसे जिन्हें नीच कहा जाता है, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, नान जाति कहा जाता है, तो उन्हें पैदाइशी अपमानित किया जाता है। हमारे देश की आज भी इस भावना में कमी नहीं आ रही है। कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि इसको और बल दिया जा रहा है। तो कौन लोग हैं जो बल दे रहे हैं? वही लोग हैं जो लोग अपने को सर्वोच्च समझते हैं, वो हमारे आपके बीच में लड़ाने का काम करते हैं। आज पूरे देश में नहीं, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें इस चीज पे रोक लगानी चाहिए, या आप मानते हैं कि सत्ता के लोग खुद शामिल हैं उसमें? सत्ता के लोग ही इसमें शामिल हैं, इसमें सत्ता के लोग शामिल हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि सत्ता के लोगों को टेस्ट मिल चुका है। सत्ता में आज बैठे लोग, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, उनको चस्का लग चुका है। वो हिंदू मुसलमान न करें, भारत पाकिस्तान न करें, मॉब ब्लीचिंग का न हो, और इस तरह के अगर वाकयात न हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि इनकी राजनीति फले फूलेगी। एक व्यक्ति जो ज़मीन से उठा, जिसके पिता लोगों की दुकानों पे जाके मुनीबी किया करते थे, जिसने खेतों में हल चलाया, जिसने गरीबी देखी, और फिर आज एक इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, जिनकी कई एक मेडिकल की दुकानें हैं, जो पत्रकारिता के शिखर तक जा चुके हैं, और जो राजनीति में भी जिला पंचायत के सदस्य होने के साथ साथ कई एक उच्च पदों पे भी रह चुके हैं संगठन के। आज हम उनसे बात कर रहे थे। आज की गुफ्तगू में एक बड़ा संदेश है, और आज की गुफ्तगू का जो संदेश है वो ये है कि राजनीति से किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और राजनीति को अछूत समझ के उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना जो गलत लोग हैं वो राजनीति में काबिज होंगे, और राजनीति के में पावर हासिल होता है। आप राजनीति करके किसी मजलूम को इंसाफ दिला सकते हैं, किसी अनाथ को आप सहारा बन सकते हैं। इसलिए राजनीति से दूर भागना किसी भी एतबार से उचित नहीं है। जो लोग राजनीति को अछूत समझते हैं उन्हें राजनीति को अपनाना चाहिए। राजनीति में चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट कदम रखकर राजनीति को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आप मंजिल में सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश यादव के विचारों को। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जैसे कल हो सकता है कि यहाँ के पूर्व विधायक कॉमरेड इम्तियाज़ साहब जो हैं उनसे हम बातचीत करें, और भी बहुत से लोगों से बातचीत है, जो सालिम अंसारी साहब हैं, पूर्व सांसद। ये सब वो लोग हैं जो ज़मीन से अपनी मेहनत के बल पे उठे हैं, और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम मंजिल के एपिसोड में उनकी ज़िंदगी के नाजुक और गर्म और नर्म पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो और आपने YouTube चैनल हमारा आपकी बात को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बटन दबाइएगा। अगर आप हमारे पेज या फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी बात के लिए मैं अरशद जमाल।